ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो हम बात कर रहे हैं कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर 4 वालों की, जिनका कल है पेपर 28 मई को, प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ओके, तो ये आपकी सेकेंड मैराथन क्लास है। आई होप आपने यूनिट 1 जो आपकी फर्स्ट मैराथन क्लास थी वो आपने देख ली है। चलिए आज अब इसके जो यूनिट आपकी, इसमें टोटल 4 यूनिट्स हैं। तो यूनिट 2, 3 और 4 के जितने सारे मेन कॉन्सेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट भी ज़रूर करिएगा। इससे जो है यूट्यूब की रीच बढ़ती है, यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको वीडियो को रिकमेंड करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 है आपका द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। बहुत ध्यान से समझते चलिएगा क्योंकि बहुत इजी है, कॉन्सेप्चुअल है पूरा। ठीक है, जो मेन फैक्ट्स होंगे वहां पे मैं आपको पॉइंट आउट करूंगी कि आपको ये याद करना है। देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, फॉरवर्ड लुकिंग प्रिंसिपल, क्रिएटिव प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी फॉर्म, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, प्रिंसिपल ऑफ कनेक्टिंग विद लाइफ, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर टाइम, प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर एंड प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, अब इन सारे टर्म्स में कुछ भी ऐसा जो नहीं है जो आपको समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ रहा है कि ये सारी ही चीज़ें प्रिंसिपल करिकुलम डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक टर्म को एक्सप्लेन करने में तो ये वीडियो खत्म ही नहीं होगा, इतना लंबा हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ विविडनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। तो ये सारे प्रिंसिपल्स को आपको ध्यान में रखना है। और सबसे अगर इंपॉर्टेंट आ जाता है तो वो होती है सबसे पहली जो नंबर की बात होती है उसे बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्डनेस। बच्चे को सेंटर में रखकर ही करिकुलम डिजाइन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं टाइप्स ऑफ करिकुलम, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ करिकुलम में आ गया हमारा, अभी तक क्या हमने इससे पहले पढ़ा था, करिकुलम डेवलपमेंट की अप्रोचेस थी। अब यहाँ पर टाइप्स देख लेते हैं। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में क्या आता है, जब भी एकेडमिक सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, नॉलेज, इनको मेन सेंटर में रखकर करिकुलम डिजाइन किया जाता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो जाएंगी हमारी। ऑर्गेनाइज्ड अराउंड सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन, एम्फेसिस ऑन कंटेंट मास्टरी। अब जब सेंटेंस सेंटर बनेगा तो जो एम्फेसिस किस पे होगा, जो मास्टरी ऑफ द कंटेंट पर, थ्योरेटिकल नॉलेज पर बेस्ड होगा। लेस फोकस ऑन लर्नर्स इंटरेस्ट। तो जब सब्जेक्ट सेंटर होगा तो लर्नर की इंटरेस्ट पर कम फोकस होगा। ओके, सिस्टमैटिक होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, इजी टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट, गुड फॉर फाउंडेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डेवलप डीप नॉलेज इन ईच सब्जेक्ट। दीज आर द पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं फॉर योर असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस या कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। ठीक है, डीमेरिट्स क्या है, इसमें से नेग्लेक्ट हो जाता है स्टूडेंट का इंटरेस्ट एंड क्रिएटिविटी। ये जो है रोट लर्निंग के लिए इंकरेज करने लगता है और लिमिटेड रियल लाइफ एप्लीकेशंस होते हैं। पैसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बच जाता है, बच्चा एक्टिव नहीं रह जाता। स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम या चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम भी उसे बोलते हैं। करिकुलम डिजाइन फॉर द इंटरेस्ट, एबिलिटीज, नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ गया है। फ्लेक्सिबल हो जाता है, चाइल्ड लेड हो जाता है। एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल। जब भी चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम होगा तो वो इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स पर एम्फेसिस करेगा। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। लर्नर आर गिवन चॉइस एंड ऑटोनॉमी। टीचर इसमें कैसे काम करता है या आ सकता है, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम में टीचर जो है वो एज ए फैसिलिटेटर एंड गाइड ही काम करता है। ठीक है, अब उससे मेरिट्स क्या हो जाएंगी, इससे क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को इंकरेजमेंट मिलेगा, मोटिवेशन और एंगेजमेंट होगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा, लर्नर बिकम्स इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल। ओके, चलिए डीमेरिट्स भी होती है। मैंने बोला कि जैसे हर किसी का पॉजिटिव पॉइंट है तो निगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। डिफिकल्ट टू मैनेज इन क्लासरूम। तो समटाइम्स जो है वो क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे हो जाते हैं तो कभी कभी डिफिकल्टी होती है मैनेज करने में। इसके लिए हमेशा वेल ट्रेंड टीचर चाहिए होंगे। ठीक है, इसीलिए आप टीचर की जो एजुकेशन है, जो इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं, इन पर भी बहुत फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिटी सेंटर्ड, इसको सोसाइटी सेंटर्ड भी बोलते हैं, जहां पर कम्युनिटी को ध्यान में रखकर करिकुलम को डिजाइन किया जाता है। करिकुलम दैट फोकस ऑन द नीड्स, इशूज, चैलेंजेस एंड सोसाइटी एक्सेट्रा। ठीक है, चीजें समझ में आ गई होंगी। तो एम्फेसिस ऑन रियल प्रॉब्लम, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज,
कल्चर, इकोनॉमिक, सोशल वैल्यूज, इनकरेजेस सर्विस लर्निंग एंड सिविक एजुकेशन। सर्विस लर्निंग मतलब अब सोसाइटी से रिलेटेड है तो इसी की बात होगी। तो ये तो हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक। मेरिट्स अगेन रियल वर्ड्स प्रॉब्लम होंगी, सोशल अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनकरेजेस प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलैबोरेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम्स पर ध्यान दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको इनकरेज करेगा। और क्योंकि आपका एरिया वाइड हो गया ना, अब आप सोसाइटी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को सोच रहे हैं तो उसलिए एरिया वाइड हो जाएगा, तो इनकरेज करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग को। नेशनल सपोर्ट्स नेशनल कम्युनिटी डेवलपमेंट। अगेन मे ओवरलुक कोर एकेडमिक कंटेंट, इसकी वजह से कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एकेडमिक कंटेंट से थोड़ा सा फोकस हट जाए। लोकल बायस में अफेक्ट यूनिवर्सल लर्निंग, तो जो हमें अगर पूरे यूनिवर्सल लर्निंग अगर करनी है बच्चे को पूरे उसके बारे में समझना है, लेकिन लोकल बायसनेस के थ्रू जो है वो चीज़ें कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट हो कर जाती हैं, इम्पैक्ट करती हैं। लाइक मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी आप बाहर इस यूपी में हैं या यूपी से बाहर के स्टेट्स में हैं, तो वो लोग अपनी जो लैंग्वेज है उसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो हर अगर स्टेट अपनी अपनी लैंग्वेज को कंपलसरी लैंग्वेज बना रहा है, तो इन दैट केस क्या होता है कि मान लीजिए एक स्टेट का बच्चा दूसरे स्टेट पे जाके पढ़ रहा है, तो उसे उसकी जो वो हिंदी लैंग्वेज है, मान लीजिए यूपी वाला है तो उसकी हिंदी बेसिक लैंग्वेज है, लेकिन अगर वो किसी दूसरे स्टेट में जाता है तो उसे वहाँ की लोकल लैंग्वेज को एज ए प्राइमरी लैंग्वेज पढ़ना पड़ता है, और उसकी जो मेन लैंग्वेज है उसकी लैंग्वेज है वो उससे इफेक्ट होती है। तो इसको आप लोकल बायस के तौर पे देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं तो मराठी मेन कंपलसरी लैंग्वेज, कर्नाटका में जाएंगे तो कन्नड़ को एज ए मेन सब लैंग्वेज लेते हैं, और जो हिंदी है ये उसको सेकेंडरी लैंग्वेज के तौर पे लेते हैं, तो उसको थोड़ा सा उसका लेवल लोअर रहता है पढ़ाने का। तो इस तरह से आप ये चीज़ समझ सकते हैं। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम बहुत समझ रहे हैं, बहुत सुन रहे हैं, बार बार आ रहा है, अभी तक आपको समझ में आ गया। लर्निंग बाय डूइंग का प्रिंसिपल होता है एक्टिविटी में लर्न करके सीखना, इंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, फील्ड ट्रिप्स, गेम्स, क्रिएटिव टास्क। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर काम करता है, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स बेस्ड, टास्क ओरिएंटेड, साइकोमोटर डोमेन इससे जो है एक्टिव होगा, डेवलप करेगा प्रैक्टिकल स्किल्स, कोलैबोरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो एक्टिविटी में जो है कोलैबोरेशन भी आता है, वहाँ पे कभी क्वेश्चन भी हमने किया इजी नोट में, टीम वर्क स्किल जहाँ पर हो रहा, तो कोलैबोरेशन में एक्टिविटी होगी जब ग्रुप में एक्टिविटी होगी। मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग मीनिंगफुल, रिटेंशन ज़्यादा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रहेगी, डेवलप होगी लाइफ स्किल्स एंड रियल वर्ल्ड एबिलिटीज़, पार्टिसिपेशन एंड एक्सप्लोरेशन को इंक्रीज करेगा। ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये जाके टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और रिसोर्सेज में इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो ये हो गई हमारी जो टाइप्स ऑफ करिकुलम में आते थे। अब आते हैं अप्रोचेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। देखिए मेन इतने सारे अप्रोचेस हैं, जिसमें मेन अप्रोचेस जो आपके उसमें है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कोरिलेशन अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच, फ्यूजन अप्रोच, कोसेंट्रिक या सीक्वेंशियल अप्रोच, प्रोसेस अप्रोच, यूनिट अप्रोच, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अप्रोच, क्रोनोलॉजिकल अप्रोच, डेमोक्रेटिक अप्रोच, टॉपिकल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच एंड डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो एक एक लाइन में मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी कि कोई भी टर्म आ जाता है तो एकदम से कंफ्यूज ना हो जाएं आप लोग। कोरिलेशन का मतलब होता है इन दिस सब्जेक्ट आर लिंक्ड विद ईच अदर टू मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल। ठीक है, समझ में आ गया, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को कोरिलेट करके पढ़ाना, जैसे टीचिंग ज्योमेट्री इन मैथ वाइल एक्सप्लेनिंग मैप्स इन ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये प्रमोट क्या करता है, इंटरडिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है। अब आ जाते हैं रिपीटिशन को अवॉइड करता है, क्योंकि कोरिलेशन कर रहे हैं ना, हम एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। लॉजिकल अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच क्या होती है, कंटेंट इज अरेंज इन लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक सीक्वेंस। ठीक है, और लॉजिकल में क्या होगा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स होगा, नोन टू अननोन होगा, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। और ये देखिए एक टीचिंग का जो प्रिंसिपल्स है उसमें भी है कि आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे, नोन से अननोन पर जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट से, इसमें एक टर्म और आता है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाएंगे, कॉन्सेप्ट में टू एब्स्ट्रैक्ट जाएंगे। तो ये जो है सिंपल जो टीचिंग स्किल्स में होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं उसमें भी फॉलो होते हैं। इनहेंस अंडरस्टैंडिंग थ्रू स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्यूजन क्या है। देखिए बहुत इसमें डिफरेंस नहीं है, बस ये होता है क्या कि नया वर्ड सुना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। द फ्यूजन अप्रोच इज कंबाइनिंग 2 और मोर डिसिप्लिन्स इनटू अ सिंगल करिकुलम। ठीक है, टू प्रमोट होलिस्टिक लर्निंग। लाइक एग्जाम्पल कंबाइनिंग हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इनटू सोशल स्टडीज, और मर्जिंग बायोलॉजी केमिस्ट्री इनटू लाइफ साइंसेस। क्लियर हो गया, तो उसको अप्रोच बोल देते हैं फ्यूजन अप्रोच। सीक्वेंशियल अप्रोच का मतलब क्या, टॉपिक्स आर अरेंज इनटू अ प्रोग्रेसिव सीक्वेंस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल।
ठीक है, जैसा हमने स्पाइरल करिकुलम में पढ़ा था। तो स्पाइरल करिकुलम क्या था कि कॉमन इज लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, है ना, कि पहले हम लोगों ने सिंपल सिंपल टॉपिक्स को बताया, फिर उसी टॉपिक से जो कॉम्प्लेक्स जो उसके मैथड्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हायर ग्रेड में किया। तो वो एक सीक्वेंशियल अप्रोच है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, मैथ्स तो बच्चा फर्स्ट से लेकर 10 तक पढ़ता है, लेकिन हर बार उसके टॉपिक्स में जो है उसका डिफिकल्टी लेवल हाई होता रहता है, एक सीक्वेंस में हम पढ़ते हैं आगे। प्रोसेस अप्रोच क्या कहती है? फोकस ऑन लर्निंग प्रोसेस, हाउ स्टूडेंट लर्न। प्रोसेस अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर प्रोसेस पे फोकस होता है कि बच्चा लर्न कैसे करता है, सिर्फ कंटेंट की बात नहीं की जाएगी। तो एम्फेसिस स्किल लाइक ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी एंड एनालिसिस, इसको इंक्लूड किया जाएगा बच्चे के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, स्किल्स पे फोकस किया जाएगा। एक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव लर्निंग होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ऑफन ये कहाँ पर यूज़ की जाएगी? साइंस एंड सोशल स्टडीज़ में यूज़ की जाएगी। तो अगर इस तरह से एग्जाम्पल में आ जाता है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, प्रोसेस अप्रोच कहाँ पर? साइंस और सोशल स्टडी में, और जो है मैथ्स वगैरह में, लैंग्वेज में सीक्वेंशियल अप्रोच, ठीक है। यूनिट अप्रोच का मतलब क्या होता है? करिकुलम इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स और थीम्स ईच कवरिंग अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट, ठीक है। यूनिट्स तो होती ही हैं किसी भी अब या आप भी पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी यूनिट है, ठीक है ना। इस पेपर में भी यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स में आपका हर पेपर डिवाइडेड है। यूनिट प्लानिंग एंड थीमेटिक इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ बेसिकली एक यूनिट में एक ही थीम पर बेस्ड, जो एक ही सेम टॉपिक के जो थीम होगी उस पर बेस्ड ही आपका का कंटेंट होगा। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अप्रोच, ये क्या होता है? स्ट्रक्चर फोकस ऑन द करिकुलम, हाउ करिकुलम इज ऑर्गेनाइज्ड, कैसे करिकुलम ऑर्गेनाइज है। और फंक्शनल का मतलब होता है पर्पस और फंक्शन ऑफ करिकुलम इन सोसाइटी, ठीक है। तो अब करिकुलम ऑर्गेनाइज्ड कैसा है, उसके लिए फॉर्मेट, सब्जेक्ट्स और लेवल्स देखे जाएंगे। और फंक्शन के लिए क्या देखा जाएगा? स्किल्स, नॉलेज, वैल्यूज, फंक्शन क्या मिल रही है उस करिकुलम के थ्रू। बोथ फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ करिकुलम आर एड्रेस्ड, बैलेंस्ड कंटेंट यूटिलिटी, तो दोनों में हमें एक बैलेंस बना के चलना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में। क्रोनोलॉजिकल अप्रोच क्या होती है? करिकुलम इज अरेंज्ड बेस्ड ऑन द टाइम सीक्वेंस फॉर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो समझ में आता ही है कि जो मतलब डेट वाइज अगर आप देखेंगे तो पहले इवेंट कौन सा हुआ, फिर बाद में इवेंट कौन सा हुआ, है ना। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ें होना। तो टीचिंग हिस्ट्री और इवेल्युएशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू इवेंट्स अकर्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली हिस्ट्री, सिविक्स और साइंस का इवोल्यूशन पढ़ना है अगर, तो इवोल्यूशन थ्योरी तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ वो सब पढ़ने के लिए क्रोनोलॉजिकल अप्रोच हम पढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक अप्रोच क्या हो गई है? डेफिनेशन कैसे? डेमोक्रेटिक का मतलब है कंसीडर स्टूडेंट्स वॉइस, सोसाइटल नीड्स, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, टीचर्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी, सभी की जो थॉट्स हैं, विचार हैं, व्यूज हैं, आइडियाज हैं, वो मैटर करें, तो वो उसे डेमोक्रेटिक अप्रोच बोलेंगे। प्रमोट्स इंक्लूसिवनेस, पार्टिसिपेशन, वैल्यूज इक्विटी, राइट्स, डाइवर्सिटी एंड एक्टिव सिटीजनशिप। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई है। नेक्स्ट मूविंग टू द टॉपिकल अप्रोच। करिकुलम इज डिजाइंड फॉर अराउंड इंडिविजुअल टॉपिक्स। टॉपिकल मतलब टॉपिक से ही समझ में आ रहा है, टॉपिक और थीम्स टॉट वन बाई वन, स्पेसिफिक कंटेंट, गुड फॉर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग। टॉपिक वाइज, जैसे कि आप ये समझ लीजिए, अगर मैथ्स में हम बात कर लेते हैं तो मैथ्स में जो सब्जेक्ट होते हैं तो पहले हम लोग छोटे छोटे पढ़ते हैं, अलजबरा, ज्योमेट्री, एक ही बुक में पढ़ रहे हैं, फिर एक ज्योमेट्री को लेकर ही एक अलग पूरा टॉपिक बन जाता है, ठीक है। एक बुक आ जाएगी पूरी उसी ज्योमेट्री को लेकर, या हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एक अलग बुक आ जाएगी। अलजबरा, ज्योमेट्री पहले साथ में पढ़ रहे थे। सिमिलरली फॉर जैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर अलग से एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी बुक आ जाती है एक। तो क्या हो गया? टॉपिक वाइज फिर हमने उसको पूरा सब्जेक्ट बेस्ड सिलेबस बना दिया, ठीक है। कॉमन इन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट बेस्ड सिलेबस। अब सिस्टम अप्रोच क्या होती है? सिस्टम अप्रोच व्यूज करिकुलम एज सिस्टम, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड फीडबैक। इसको याद रखिएगा, 4 इसके स्टेप्स हैं। Just like any other system in engineering or measurement, the follows are components of an individual system as described by George Beauchamp in 1961. ये याद रखिएगा। इन्होंने क्या बताए थे एजुकेशनल सिस्टम के? करिकुलम, इंस्ट्रक्शन, काउंसलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इवेल्युएशन। तो अकॉर्डिंग टू जॉर्ज ब्यूचैम्प 1961, करिकुलम, इंस्ट्रक्शन, काउंसलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इवेल्युएशन, दिस जो है एजुकेशनल सिस्टम के कंपोनेंट थे, ठीक है, याद रखना है। अब सिस्टम, स्टेप ऑफ सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच जो हमने यहाँ पे पढ़ा, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फीडबैक, उसका स्टेप क्या है करिकुलम डेवलपमेंट में? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स, फिर डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स, फिर कंटेंट सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, इम्प्लीमेंटेशन,
फिर इवैल्यूएशन एंड फीडबैक एंड रिवीजन। ठीक है, तो ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं, कहीं कहीं एक लाइन से अरेंज करने को ही आ जाते हैं, तो उसमें अरेंजमेंट में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ कंपोनेंट ऑफ सिस्टम अप्रोच इन करिकुलम डेवलपमेंट। सबसे पहले सिस्टम एनालिसिस। 5 मेजर कंपोनेंट हैं, याद रखना है। सिस्टम अप्रोच फॉलोज बाय स्टेप साइंटिफिक इट कॉमनली डिवाइड इनटू 5 मेजर स्टेप्स। ठीक है, कंपोनेंट 5 मेजर कंपोनेंट है। सबसे पहला क्या है? सिस्टम एनालिसिस। द फर्स्ट स्टेप वेयर द करंट एजुकेशनल सिस्टम इज स्टडीड इन डिटेल, आइडेंटिफाइंग नीड्स, प्रॉब्लम्स, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। ये सबसे पहले एनालिसिस होगी कि हमारी नीड क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग लर्नर कैसे हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं। ठीक है, तो इन करिकुलम डेवलपमेंट व्हाट डू अ स्टूडेंट नीड टू लर्न, व्हाट आर देयर एग्जिस्टिंग स्किल्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स अभी प्रेजेंट क्या है, पर व्हाट इज लैकिंग इन द करंट करिकुलम। ठीक है, तो ये सब एनालिसिस होगी सिस्टम एनालिसिस में। उसका आउटपुट क्या निकल के आएगा? क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गोल एंड लर्निंग। तो उससे एक आउटपुट के हमारे पास क्या आएगा एनालिसिस करने से, कि हमारी गोल और लर्निंग गैप्स जो है वो हमें पता चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? डिजाइनिंग ऑफ सोल्यूशन, इसको बोलेंगे एनालिसिस के बाद सिंथेसिस। सो आफ्टर एनालिसिस अ सोल्यूशन और प्लान इज सिंथेसाइज्ड। एनालिसिस के बाद सिंथेसिस की जाएगी, एक सोल्यूशन तैयार किया जाएगा। इन करिकुलम दिस मींस डिजाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, मेथड्स एंड मटेरियल्स। ओके, इन करिकुलम डेवलपमेंट सेट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सेलेक्ट सब्जेक्ट मैटर कंटेंट, चूज अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड एंड रिसोर्सेज। अब जो हमारा एनालिसिस से निकल के आया है प्रॉब्लम्स या जो भी एनालिसिस के बेसिस पे जो डेटा आया उससे हम सिंथेसिस करेंगे, मीन सोल्यूशन निकालेंगे, और आउटपुट इसका क्या हो जाएगा? एक वेल स्ट्रक्चर्ड इस करिकुलम प्लान तैयार हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू द थर्ड स्टेप विच इज इम्प्लीमेंटेशन। नाउ अब इम्प्लीमेंट करना है, पुटिंग द करिकुलम प्लान इनटू एक्शन इन द क्लासरूम। टीचर टीच स्टूडेंट लर्न, यूज द प्लान्ड रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटजीज। फिर इसके बाद क्या होगा? करिकुलम डेवलपमेंट में टीचर लर्निंग प्रोसेस का काम है, तो आउटपुट क्या होगा? रियल क्लासरूम टीचिंग बेस्ड ऑन द न्यू करिकुलम। नेक्स्ट आ जाएगा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हमेशा जजिंग होता है, इफेक्टिवनेस ऑफ द करिकुलम जो भी इंप्लीमेंट हुआ है उसको चेक किया जाता है। ठीक है, आर द लर्नर ऑब्जेक्टिव बीइंग अचीव, और ये समझा जाता है क्या लर्नर के लिए जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे वो अचीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो होता क्या है उसमें? असेसिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, टेकिंग फीडबैक फ्रॉम टीचर्स, लर्नर्स एंड अदर्स, इवैल्यूएटिंग वेदर द गोल ऑफ द करिकुलम वर मेट और नॉट। ओके, आफ्टर दैट आउटपुट क्या है? यहाँ से डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ से हमें एक डाटा मिलेगा जिससे हम अपना डिसीजन ले सकेंगे इम्प्रूवमेंट के लिए। एंड द लास्ट इज फीडबैक और मॉडिफिकेशन, ऑप्शनल एंड कंटिन्यूअस लूप। ये कंटिन्यूअस लूप क्यों है? क्योंकि वापस अगेन वही सब स्टार्ट हो जाएंगे सारे स्टेप्स। ठीक है, तो फीडबैक इज कलेक्टेड फ्रॉम इवैल्यूएशन एंड यूज टू मॉडिफाई एंड इम्प्रूव करिकुलम। तो आई होप कि ये पांचों स्टेप क्लियर हो गए हैं। नाउ मूविंग टू द सिस्टम अप्रोच के बाद आ जाते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। दिस अप्रोच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोग्रेसिव फिलोसफी। अभी आ सकता है किस अप्रोच से है? फिलोसफी से है, तो प्रोग्रेसिव फिलोसफी एंड चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मूवमेंट। ठीक है, इसी तरह से छोटे छोटे टर्मोलॉजी आ जाती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं अगर हमने बहुत डिटेलिंग में नहीं समझा होता है। मूवमेंट द मेजर फोकस इज द नेचर ऑफ द चाइल्डहुड, दैट इज चाइल्ड इंटरेस्ट, नीड्स, एबिलिटी, कॉम्पिटेंसी एंड द कैपेबिलिटी। देखिए बात इस हाँ काफ़ी हद तक आपको लग रहा होगा सेम ही चीज़ बार बार आ रही है, लेकिन जो है अप्रोचेस का नाम जो है उसके ध्यान रखिएगा। चाइल्ड सेंटर्ड में भी यही अप्रोच होती है। Humanistic approach are also emphasized on development of cognitive effective abilities। ठीक है, अब यहाँ पर साइकोमोटर नहीं बोला, जाके एक्टिविटी सेंटर में साइकोमोटर बोल देंगे, तो वही चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना है। द करिकुलम नीड्स टू डेवलप द होल चाइल्ड विद द एक्टिविटीज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, ह्यूमैनिटीज, हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन इन एडिशन टू मैथ्स एंड साइंस टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो होल चाइल्ड की बात यहाँ पर होगी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में। ठीक है, now coming to the disciplinary approach, focus on a single subject area like math, history, discipline subjected oriented। हमें ऐसा क्वेश्चन भी किया हमने इजी नोट्स में। डीप डाइव इनटू द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर्ड नॉलेज, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ करिकुलम डिजाइन। डिसिप्लिन पे ही फोकस्ड होगा, तो कहीं ना कहीं ये जाके सब्जेक्ट सेंटर्ड बन जाएगा। एडवांटेज क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल नॉलेज हो जाएगी, क्लियर स्ट्रक्चर हो जाएगा, डेप्थ इन सब्जेक्ट हो जाएगी, और लिमिटेशंस भी होंगे कुछ कि आपका रियल वर्ड से जो आपका एप्लीकेशन है वो लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, तो मे फील डिसकनेक्टेड टू और एब्स्ट्रैक्ट टू लर्नर। तो इससे हो सकता है कि बच्चे उतने ज़्यादा रियल वर्ड से कनेक्ट ना हो पाए, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनकी डेवलप ना हो पाए, क्रिटिकल थिंकिंग ना हो जाए, वो सिर्फ किताबी कीड़े भी बन के रह सकते हैं। बोलते हैं ना किताबी कीड़ा है वो। A science class focused entirely on the structure of the atom without relating it to the real world technology। ठीक है,
आप देख रहे हो कि कितना कितना ईजी लैंग्वेज में लिखा है कि आप पढ़कर भी आराम से इस चीज़ों को समझ सकते हैं। आई होप जिन्होंने नोट्स पढ़ लिया है उन्होंने उसको अच्छे से पढ़ा है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी? इंटरडिसिप्लिनरी, समझ लीजिएगा, ये मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी में बड़ा कंफ्यूजन है। कनेक्ट्स 2 और मोर डिसिप्लिन टू एक्सप्लोर अ थीम और प्रॉब्लम। 2 या मोर सब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट कर देना, उसको इंटरडिसिप्लिनरी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझते हैं हम। जैसे सोशल स्टडी में एक प्रोजेक्ट दिया, प्रोजेक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज दैट इंटीग्रेट साइंस एंड ज्योग्राफी। साइंस से तो वो कॉज समझेगा और ज्योग्राफी से उसका इफेक्ट समझ में आएगा। तो इस तरीके से साइंस और ज्योग्राफी के में हमने एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के थ्रू बताया। तो सोशल स्टडी में हम ऐसा करते हैं। ठीक है, प्लानिंग वो एडवांटेज क्या हो जाता है? क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंटीग्रेशन स्किल्स आ जाएंगी, कोलैबोरेशन आ जाएगा, क्रिएटिविटी आ जाएगी, रिफ्लेक्ट होगा हाउ नॉलेज इज यूज्ड इन रियल लाइफ। बच्चा ये समझ पाएगा कि रियल लाइफ में चीज़ें कैसे यूज़ हो रही हैं। प्लानिंग इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, रिक्वायर टीचर कोलैबोरेशन एंड फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग। अब टीचर्स का कोलैबोरेशन इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरडिसिप्लिनरी, अच्छा यहीं पर आता है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कैसे होता है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का है मल्टीपल सब्जेक्ट्स आर टॉट अराउंड अ कॉमन थीम। एक ही थीम में मल्टीपल सब्जेक्ट्स को पढ़ाना। ठीक है, तो वहां पर हमने क्या किया, एक सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके पढ़ाया। मल्टी डिसिप्लिन, कॉज यहाँ से लिए और इफेक्ट यहाँ से लिए। लेकिन मल्टी डिसिप्लिनरी क्या होगा, एक ही थीम को पढ़ाना। लाइक देखिए, एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। थीम क्या है? वाटर है, पानी है। ठीक है, तो हमने साइंस में वाटर साइकिल पढ़ा दी, फिर आर्ट में हमने पेंटिंग रिवर कर दी, लैंग्वेज में हमने पोएम अबाउट रेन कर दी, और मैथ में हमने क्या करा, मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल कर दिया। ईच सब्जेक्ट स्टेज इन इट्स लेन बट फोकस ऑन द सेम टॉपिक। तो यहाँ पे हमने एक ही टॉपिक लिया वाटर, लेकिन उसको हर सब्जेक्ट में अलग अलग। तो इस तरह से क्या हो गया, टॉपिक जो ये वाटर है वो एक मल्टी डिसिप्लिन में हमने पढ़ाया, हर सब्जेक्ट में उसको पढ़ाया। ठीक है, तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स आर टॉट अराउंड अ कॉमन थीम बट दे रिमेन सेपरेट इन मेथड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, क्लियर हो गया। तो कनेक्शन बिटवीन सब्जेक्ट्स में भी सुपरफिशियल। अब इसमें क्या होता है, हर जगह हम मल्टी डिसिप्लिन यूज नहीं कर सकते हैं, तो हर जगह हम कनेक्शन नहीं लगा सकते हैं। लर्नर मे नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप। हो सकता है कि बच्चे पूरी तरीके से रिलेशनशिप्स को ना समझे। मेंटेन एडवांटेज क्या हो सकता है, मेंटेन सब्जेक्ट स्ट्रक्चर वाइल इनकरेजिंग रिलेवेंस। तो ठीक है, सारी चीज़ें ईजियर टू इम्प्लीमेंट देन मल्टी इंटरडिसिप्लिनरी। तो लेकिन हाँ, एक बात ये है कि मल्टी डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा ईजी है इंटरडिसिप्लिनरी से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ट्रांस डिसिप्लिनरी। ये भी एक अप्रोच है, ये भी समझते हैं। गोज बियॉन्ड डिसिप्लिन्स, लर्निंग इज ऑर्गेनाइज अराउंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स नॉट सब्जेक्ट। टीच स्टूडेंट एंड टीचर्स को कंस्ट्रक्ट नॉलेज, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, इंक्वायरी, लाइफ लॉन्ग। ठीक है, तो इससे लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी जहां पर रियल वर्ल्ड से कनेक्ट हो। एग्जाम्पल से के थ्रू समझते हैं। हाउ कैन वी रिड्यूस प्लास्टिक यूज इन आवर स्कूल। ठीक है, तो स्टूडेंट रिसर्च, कंडक्ट इंटरव्यूज, कलेक्ट डेटा, राइट प्रपोजल, क्रिएट अवेयरनेस। सब्जेक्ट ब्लेंडेड ऑर्गेनिक, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से लगेंगे, साइंस, लैंग्वेज, मैथ, आर्ट, सोशल स्टडी। ओके, तो यहाँ पर हमने इस अप्रोच को क्या बोलेंगे, जहाँ पर हम मल्टीपल डिसिप्लिन्स का यूज करके एक नई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के ला रहे हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम से, तो उसको बोलेंगे ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच। एडवांटेज भी देख लेते हैं। डीप ऑथेंटिक लर्निंग, इनोवेशन, रियल लाइफ स्किल्स, डेवलप एजेंसीज एंड ऑटोनॉमी लर्नर के लिए। और लिमिटेशन क्या, हाईली कॉम्प्लेक्स टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट। ठीक है, इंटीग्रेटेड अप्रोच अभी तक आ भी गया होगा आप लोगों को, फिर भी हम समझ लेते हैं। दिस इज अ टीचिंग स्ट्रेटेजी। पहली बात ये टीचिंग स्ट्रेटेजी है दैट कंबाइंस मल्टीपल सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन्स टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद अ होलिस्टिक एक्सपीरियंसेस। ठीक है, इट फोकस ऑन कनेक्टिंग नॉलेज अक्रॉस सब्जेक्ट एरियाज, मेकिंग लर्निंग मोर मीनिंगफुल एंड रेलेवेंट एंड एप्लीकेबल टू रियल लाइफ instead of treating subjects as isolated or less. This approach blend them together about themes, concepts, problems. लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, थेमेटिक लर्निंग, जैसे कि लेसन्स आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ सेंट्रल थीम और कॉन्सेप्ट। ठीक है, कनेक्शंस, तो इसके थ्रू हम ये कर सकते हैं, कनेक्शंस अक्रॉस डिसिप्लिन कर सकते हैं। तो इसका यूज़ हम कहाँ पर कर सकते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को यूज़ करने के लिए हम उसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच लगा सकते हैं। लर्नर सेंटर्ड होगी, रियल वर्ल्ड रेलेवेंस होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो सकती है, फ्लेक्सिबल हो जाएगा और साथ में प्रमोट हायर ऑर्डर थिंकिंग।
एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में हमें बताना है प्राइमरी लेवल पे, तो लैंग्वेज आर्ट्स राइट ए शॉर्ट स्टोरी और लेटर टू ए फायर फाइटर और नर्स। कम्युनिटी हेल्पर के लिए सोशल स्टडी लर्न अबाउट डिफरेंट रोल्स इन द कम्युनिटी। आर्ट में ड्राइंग कम्युनिटी हेल्पर्स, मैथ में काउंट एंड ग्राफ द नंबर ऑफ कम्युनिटी हेल्पर्स इन अ नेबर। तो थीम क्या थी, कम्युनिटी हेल्पर, उसको इंटीग्रेट करके पढ़ा दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी से भी मिलता जुलता है, बट नाम है अलग अलग, इसलिए आपको पता होना चाहिए। द नेशनल करिकुलम फ्रेड 2000 NCF 2005 इट इज़ अ की पॉलिसी डॉक्यूमेंट डेवलप्ड बाय NCERT। ठीक है, नाम याद कर लीजिएगा अगर किसी को नहीं याद है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इट प्रोवाइड्स अ गाइडिंग फिलोसफी फॉर करिकुलम, टेक्स्ट बुक, टीचिंग स्ट्रेटजीज इन स्कूल्स अक्रॉस इंडिया। पब्लिश्ड बाय NCERT 2005। इट्स द फोर्थ फ्रेमवर्क इन द सीरीज। इससे पहले 1975 में आया था, 1988 में आया था, 2000 में आया था। ठीक है, एम टू रिवैम्प द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टू मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल, इंक्लूसिव एंड चाइल्ड सेंटर्डनेस। आप यहाँ से देख लेते हैं एनसीएफ की जो 5 गाइडलाइंस थी, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इजी नोट्स में था, कितनी प्रिंसिपल्स थे, तो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी नया नहीं है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंश्योरिंग दैट लर्नर्स इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द रोट मैथड्स, रट्टा नहीं लगवाना है। एनरिचिंग द करिकुलम टू प्रोवाइड ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है, ऐसा करिकुलम देना जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट हो। मेकिंग एग्जामिनेशंस मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड इनटू क्लासरूम लाइफ। नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिटी फॉर्म्ड बाय करियर कंसर्न, करियर कैरिंग कंसर्न विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री। तो देखिए, जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें कंट्री को तो सबसे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री का मेन फोकस होता है। ठीक है, इसीलिए हमें पता है कि जैसे हमारे यहाँ डिफरेंट डाइवर्स कल्चर्स हैं, डाइवर्सिटी है, तो बच्चों को ऐसे ही प्रोजेक्ट दिए जाते हैं कि अलग अलग स्टेट का आप फूड का आइटम का बना देंगे, कहीं ड्रेस कोड के लिए पढ़ा देंगे। ईवीएस में देखेंगे तो आप बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट जो स्टेट्स हैं सबके बारे में पढ़ाया जाता है एक ही उसमें, या अलग अलग रिलीजन्स हैं तो उसके बारे में भी बच्चों को बताया जाता है कि उनको अपनी कंट्री की जो डाइवर्सिफाइड जो है हमारा कंट्री कल्चर, उसके बारे में अच्छे से पता हो। ठीक है, नाउ हम लोग बात करेंगे की एरियाज कवर्ड इन 2000। अब की एरियाज में करिकुलर एरियाज, एम्फेसिस मल्टीलैंग्वेजलिज्म या 3 लैंग्वेज फार्मूला। वैसे तो सबसे पहले कोठारी कमीशन ने दिया था, अभी तक याद होगा, इसने भी इसी पर फोकस किया। मैथमेटिक्स में फोकस ऑन लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल मैथ रेदर देन रूट। ठीक है, ये सब आपको समझ में आ भी गया हो। हैंड्स ऑन लर्निंग पे बात हो रही है, इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच। सोशल साइंस में स्ट्रेस ऑन कनेक्टिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एग्जामिनेशन को रिफॉर्स करने के लिए रिड्यूस प्रेशर ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, इंट्रोड्यूस फॉर्मेटिव, इसके लिए हमारे अब बीच बीच में भी टेस्ट लिए जाने लगे छोटे छोटे, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जो प्रैक्टिकल्स एग्जाम पहले भी होते थे अब तो और ज़्यादा छोटे छोटे एग्जाम्स कर दिए कि 10 मार्क्स में आपने अगर कोई प्रोजेक्ट किया वहाँ पे ऐड कर दिया। पूरे 50 मार्क्स का अगर एग्जाम बच्चों का बीच में हो रहा है तो उसमें 20 मार्क्स तो प्रोजेक्ट के, कॉपी के, इस सब के आ रहे हैं। ठीक है, जैसे प्रेशर थोड़ा कम हो जाए। एम्फेसिस कंटिन्यूअस ऑफ, ये याद रखना है, CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन। अच्छा, एक इंक्लूसिव एजुकेशन को भी बहुत ज़्यादा इसमें महत्व दिया गया था NCF 2005 में। फोकस ऑन इंटीग्रेटिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज एंड प्रमोटिंग इक्वालिटी फॉर ऑल। ओके, नेक्स्ट आता है वर्क एंड पीस एजुकेशन। एनकरेज इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल सब्जेक्ट्स, पीस एजुकेशन। वोकेशनल सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन पर भी फोकस किया गया और पीस एजुकेशन पे बात की गई। आर्ट एंड हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है, आपको चीज़ें अभी तक आ ही गई होंगी समझ में। एम्फेसिस ऑन फिजिकल वेलबींग, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एज एसेंशियल टू डेवलपमेंट। ओके, नाउ कमिंग टू द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच रहेगी। एनसीएफ में बताया गया है children are seen active learners not passive receiver, encourage constructivist approach। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग एंड एक्सपीरियंस को ही बेटर माना जाएगा आजकल की पेडोलॉजी के हिसाब से, कोई भी क्वेश्चन आता है। इम्पैक्ट ऑफ NCF 2005, इन्फ्लुएंस टेक्स्ट बुक रिफॉर्म बाय NCERT, प्रमोट एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड जॉयफुल क्लासरूम्स, लर्न टू हैव CCE होता है राइट टू एजुकेशन एंड 2009 प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स ट्रेनिंग अपग्रेड हो गया। ओके, नाउ कमिंग टू द स्टेप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। स्टेप्स क्या होंगे, ये हम ऑलरेडी इस तरह की चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ब्रीफ में छोटा सा देखेंगे, शॉर्ट में हम लोग समझेंगे इसको। यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ एम एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस,
selection of content, okay, criteria for selecting content, validity, significance, need, interest, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड कंटेंट, ठीक है, और लास्ट में इवेल्युएशन. ओके, ये सब हमारा ऑलरेडी डिस्कस्ड है. स्टेजेस फॉर डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ करिकुलम फ्रेमवर्क एज फॉलोज. क्या होता है ये समझ लेते हैं. फ्रेमवर्क को डेवलप करने के एविडेंस गैदरिंग, गोल ऑब्जेक्टिव्स, प्रिपरेशन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटर एंड इवैल्यूएशन. देखिए टर्मोलॉजी अलग अलग हो रही है लेकिन मीनिंग सबका सेम ही है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा. इनको अगर अरेंज करने को आ जाए, अगर गोल्स ऑब्जेक्टिव आ जाएगा तो अगर एविडेंस गैदरिंग आ रहा है तो पहले तो हम एविडेंस गैदर करेंगे, देन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, उसके ऑब्जेक्टिव उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे. ओके, तो थोड़ा सा अपना लॉजिकल थिंकिंग यूज करिएगा. अब देख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो करिकुलम को अफेक्ट करते हैं. साइकोलॉजिकल, ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आते हैं. हाउ स्टूडेंट लर्न, इंटरेस्ट, एबिलिटीज, डेवलपमेंट, ठीक, स्टेजेस, ठीक है. दूसरा आता है फिलोसफिकल फैक्टर्स, बिलीव्स और वैल्यूज, ठीक है, तो वो डिपेंड ऑन द सोसाइटी, कल्चर, कंट्री. नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल फैक्टर्स, पॉलिसीज, डिसीजन बाय द गवर्नमेंट, एजुकेशन अथॉरिटी शेप द करिकुलम, तो उस पर. नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक फैक्टर, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री, ठीक है, फंडिंग, रिसोर्सेज, वोकेशनल फोकसेस. फिफ्थ आता है एजुकेशनल फैक्टर्स. ये सारी चीज़ें करिकुलम डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं. इंक्लूड्स एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम, टीचर क्वालिटी, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल, ठीक है. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, न्यू टूल्स लाइक स्मार्ट बोर्ड, ई लर्निंग, AI शेप मॉडर्न करिकुलम. तो आप तो देख ही रहे हैं, आपको तो स्मार्ट बोर्ड हर स्कूल में होता है और आप खुद भी एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर तो ज़बरदस्त है. जेंडर फैक्टर्स, करिकुलम मस्ट प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड अवॉइड स्टीरियोटाइपिंग, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है. इंक्लूसिवनेस ऑफ एम्पावर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ी हुई हैं. और लास्ट है सोसाइटल फैक्टर, तो सोसाइटीज़ में वैल्यूज़, कल्चर, नीड, प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी के अकॉर्डिंग, ये सारे फैक्टर्स जो हैं करिकुलम डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं. नाउ आ जाते हैं करिकुलम प्लानिंग. करिकुलम प्लानिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड डिलीवरी मैथड ऑफ करिकुलम. ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. टॉपिक अलग अलग है लेकिन अंदर का उसका जो जस्ट है, कॉन्सेप्ट है, वो सेम ही है. प्लानिंग का की एलिमेंट, नीड असेसमेंट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट सिलेक्शन, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड असेसमेंट स्ट्रेटजीज, ठीक है. तो ये सारे टर्मोलॉजी ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं. अब आ जाते हैं करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन पर. करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन इज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान्ड करिकुलम इन द क्लासरूम. ये होता है इम्प्लीमेंटेशन. इट इंक्लूड्स डिलीवरिंग कंटेंट, अप्लाइंग टीचिंग मेथड्स, असेसमेंट स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड मेक एडजस्टमेंट एज नीडेड. अगर एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो उसको भी नीड होती है, वो किया जाता है, ठीक है. फैक्टर्स क्या क्या इंप्लीमेंट होते हैं, अब इसमें इंप्लीमेंटेशन के फैक्टर्स देख लेंगे. टीचर रेडीनेस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर कितना रेडी है, कितना कॉम्पिटेंट है, कितना प्रोफेशनली वो स्ट्रांग है. अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज भी कैसे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है. स्कूल लीडरशिप एंड सपोर्ट इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट इंगेजमेंट एंड डाइवर्सिटी एंड कंटिन्यूस फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट. तो इतना डिस्कस करने के बाद आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर सक्सेसफुल करिकुलम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल के नाम से एक टॉपिक है, आपको इसको भी देख लेते हैं. ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस्ड हैं. लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए. अप्रोच, उसकी एबिलिटी टू ऑफ लर्नर्स टू प्रमोट मोटिवेशन एंड रिलेवेंस हो गया. कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए. अलाइनमेंट उसका होना चाहिए विद द सब्जेक्ट, टॉपिक, कंटेंट. फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए. कोलैबोरेशन होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन और साथ में प्रोफेशनल डेवलपमेंट. ओके, चलिए मूविंग टू द यूनिट 3 आपकी आती है डिटर्मिनेंट्स एंड मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट. चलिए इसको भी समझते चलेंगे. सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स का मतलब कौन निर्धारण करता है हमारे करिकुलम को, कौन सा. देखिए जो फैक्टर्स हैं कहीं ना कहीं वही मिला के डिटर्मिनेंट्स भी आ जाते हैं, लेकिन नाम से आते हैं ना, तो नाम आपको पता होने चाहिए. जैसे कि फिलोसफिकल डिटर्मिनेंट्स, अभी हमने देख लिया. जो फिलोसफिकल फैक्टर्स थे वही डिटर्मिनेंट्स हैं. बेस्ड ऑन एजुकेशनल फिलोसफी, सब कौन कौन सी आपको सब पता है. आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, एक्जिस्टेंशियलिज्म, ये सारी ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं फिलोसफी आपने पेपर 1 में. फिर भी रिवीजन के लिए मैंने आंसर यहाँ से क्या मिलता है, वाई. इन्फ्लुएंस, एम, वैल्यूज, पर्पस ऑफ एजुकेशन. क्वेश्चन आज दिमाग में होना चाहिए. अगर वाई ऑफ एजुकेशन होगा, वाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, तो हम फिलोसफीज का यूज करते हैं. आइडियलिज्म क्या करती है, इटर्नल
ट्रुथ्स, मॉरल वैल्यूज़, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे बात करती है। रियलिज्म फैक्चुअल नॉलेज एंड साइंटिफिक इंक्वायरी पर बात करती है। नेचुरलिज्म जो है नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द एनवायरमेंट चाइल्ड की बात करती है कि नेचर के साथ में वो अपने आप डेवलपमेंट उसका होगा। प्रैग्मेटिज्म प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग बाय डूइंग, मेकिंग करिकुलम फ्लेक्सिबल, एक्टिविटी बेस्ड पे बात करती है। ठीक है, और ये एक बात याद कर लीजिएगा, प्रैग्मेटिज्म डराइव फ्रॉम द वर्ड ग्रीक प्रैग्मा, जिसका मीन्स होता है एक्टिविटी, प्रैक्टिस, एक्शन, और जॉन डिवी ने दिया था इसको सबसे पहले, फॉलो उसके थे सपोर्टर। और एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब है इंडिविजुअल चॉइस, पर्सनल मीनिंग, सेल्फ डिस्कवरी। ठीक है, तो इट बिलीव्स इन प्रैक्टिकलिटी एंड यूटिलिटी डेवलपमेंट बाय जॉन पाउले। तो कहीं अगर आ जाता है तो इस पर भी हमको ध्यान रखना है। नाउ आ जाते हैं सोशोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, अगेन सेम है सोसाइटी पर, कल्चर वैल्यू नीड्स ऑन द सोसाइटी। ठीक है, नथिंग इसमें इतना डिस्कस करने वाली बात है। आ जाते हैं साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, जो साइकोलॉजी जो बच्चे का, हाउ स्टूडेंट लर्न, साइकोलॉजी में होता है कि बच्चा कैसे सीखता है, हमें ये जाना है। एज ए टीचर जब आप क्लास में जाएंगे तो हर बच्चे का अलग अलग साइकोलॉजिकल स्टेट होगा, स्टेट ऑफ माइंड हर का अलग होगा, तो आपको समझ में आएगा बच्चा कैसे सीखता है। और ऐसा नहीं है कि सब बिल्कुल ही अलग होगा, कहीं ना कुछ कॉमन भी होता है। बच्चे कैसा बिहेव करते हैं, प्राइमरी के कैसे, सेकेंडरी के कैसे, ठीक है, तो वो चीज़ें, तो कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट की बात आती है, तो उनको ध्यान में रखना होता है। तो ये एज अप्रोप्रिएट लर्नर सेंटर्ड कंटेंट यहाँ पर होना चाहिए। और पियाजे के जो आपने वो पढ़े होंगे जितने भी वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज थी सेमेस्टर 1 में, उस पे बेस है। पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स अगेन वही हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसीज, नेशनल प्रायोरिटीज़। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो जैसी इकोनॉमी है उस पर बेस्ड करता है। ठीक है, जैसे स्किल, वर्क फोर्स है, डेवलपमेंट है, ट्रेनिंग स्किल्स हैं एम्प्लॉयमेंट की, उन सब पे वोकेशनल ट्रेनिंग इज एम्फेसाइज्ड इन कंट्रीज एमिंग टू बूस्ट टेक्निकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, चलिए टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स भी होते हैं, डिजिटल टूल्स, जो मीडिया, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एक इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स भी होता है, जैसे कि हर कंट्री का अलग अलग क्लाइमेट है ना, तो इंडिया के पास डाइवर्सिफाइड क्लाइमेट है, ठंड भी है, समर भी है, मौसम मतलब हर तरह का है, तो वो उस पर भी डिपेंड करता है कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी आपके डिटर्मिनेंट्स चेंज हो फैक्ट करिकुलम पर होते हैं, कि हम यहाँ पर अपने जो क्लाइमेट चेंज को क्लाइमेट चेंज एजुकेशन भी इंटीग्रेटेड इनटू साइंस एंड सोशल साइंस है ना, तो अपने इंडिया का अलग है, तो उसके स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम पढ़ाते हैं, वो भी इम्पैक्ट करता है हमारे करिकुलम को। पेडागोजिकल डिटर्मिनेंट, पेडागोजी मीन्स हाउ टीचिंग रिफर्स टीचिंग एंड लर्निंग हैपन। पेडागोजिकल डिटरमिनेंट का मतलब होता है टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस कैसे होगा। ठीक है, द पेडागोजिकल डिटरमिनेंट इन करिकुलम डिजाइन मीन्स करिकुलम मस्ट कंसिडर हाउ लर्नर लर्न बेस्ट एंड व्हाट टीचिंग स्ट्रेटजीज आर इफेक्टिव। And after NEP 2020 curriculum is now more learner-centered, skill-based, not and rooted in constructive experimental pedagogies. तो अगर present condition पे आएगा तो आप ऐसे इसके basis पर आंसर देंगे। If a learner better through hand-on activities, curriculum, experiment, group activities, project works. ठीक है। Importance of pedagogy in curriculum: connect theory to practice, कैटर टू डाइवर्स लर्नर, प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, मेक लर्नर एक्टिव। ठीक है, अच्छा NEP 2020 किस पर फोकस करता है? मीन फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टी डिसिप्लिनरी, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, विच ऑल स्टेम फॉर इफेक्टिव पेडागोजी। ओके, तो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं? जैसे अप्रोच है, डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल है, लेक्चर मेथड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा मैं इसका एक्सप्लेन नहीं करूँगी। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड, कोलैबोरेटिव लर्निंग, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ठीक है, A value enshrined and in the Indian Constitution as determine of curriculum. ये हमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देख लेंगे। When the Constitution of India came into force on 26 January 1950, the original preamble include these core values. कौन कौन सी थी? सोवेरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ओके,
न्यू वैल्यूज एडेड टू द 42nd अमेंडमेंट जो हमारा 1976 में हुआ था, इसको याद रखना है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास ड्यूरिंग द इमरजेंसी अंडर द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, ये याद रखना। और उसमें 3 और ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये याद रखना है 1976 में। ओके, यहाँ पर मैंने सारे टर्म डिस्कस भी कर दिए हैं। डेमोक्रेटिक का इससे पहले की लाइन क्या थी? पर्पस टू स्ट्रेंथन द कमिटमेंट टू सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी, रिलीजियस न्यूट्रलिटी एंड नेशनल यूनिटी। तो पर्पस उसका ये था। ठीक है, याद रखना है। इन सारे टर्म को मैंने यहाँ भी एक्सप्लेन कर दिया है कि डेमोक्रेटिक मतलब वही इलेक्शन होता है। सेकुलर का मतलब है कि यहाँ पर इंडिया का कोई एक अपना धर्म नहीं है, वो ट्रीट ऑल द रिलीजन्स इक्वली। सोशलिस्ट का मतलब यही है कि इनइक्वालिटी बाय इंश्योरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस फॉर ऑल, एम्स टू रिड्यूस। जो भी यहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियसली आफ्टर फ्रीडम बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ थी लोगों में के बीच में, तो उसको यहाँ पर इक्वलिटी में बदलना। सोशलिस्ट इक्वलिटी है, इक्वल राइट्स अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रिलीजन, ये सब हम ऑलरेडी जानते हैं। इक्वलिटी हो गया। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। सोवेरियन का मतलब होता है इंडिया इज़ फ्री टू मेक इट्स ओन लॉज डिसीजन विदाउट एक्सटर्नल कंट्रोल। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, ये सारा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप समझ लेंगे। नेक्स्ट आते हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, इनको याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब होता है कि कानून के आगे सब कोई इक्वल है। ठीक है। आर्टिकल 15 प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15(2) है नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, है ना, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 15(3) था अलाउ द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 26 क्या कहता है? ग्रांट रिलीजियस डिनोमिनेशंस द राइट टू मैनेज देयर ओन रिलीजियस अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशंस प्रॉपर्टीज। 27 क्या कहता है? आर्टिकल प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ पब्लिक मनी टू प्रमोट मेंटेन एनी रिलीजन, रिलीजियस मतलब जो सरकार है वो किसी की रिलीजियस उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा नहीं लगाएगी। तो ये सारे मेन आर्टिकल्स थे जो यहाँ पर हमने डिस्कस कर दिए हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, मॉडल्स और करिकुलम डेवलपमेंट को जरा आज समझ लीजिएगा अच्छे से। सबसे पहले है टायलर्स मॉडल। ठीक है, तो टायलर्स जो मॉडल दिया था, मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट का मतलब है कि अब करिकुलम डेवलपमेंट आप समझ चुके हैं अभी तक कि ये कोई ऐसे एक दिन का काम नहीं है, इट इज़ द होल सिस्टम और इसमें बहुत कुछ सोच समझ के करिकुलम किसी भी एजुकेशन सिस्टम का डेवलप किया जाता है। तो इस पर बहुत जो एजुकेशनिस्ट थे उन्होंने अपने अपने थ्योरीज दिए, अपने अपने मॉडल दिए कि आप करिकुलम डेवलपमेंट करने के लिए किस मॉडल को चुनें, किसके अकॉर्डिंग आप अपना करिकुलम डेवलपमेंट करें। ठीक है, तो उसमें जो मेन मॉडल्स हैं आपके वो यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे टाइलर हैं, इनका मॉडल था गोल अटेनमेंट मॉडल या ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल। ठीक है, तो उसका नाम याद रखना है। इन्होंने 1945 से 50 के बीच में इसको डेवलप किया था। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, ठीक है, इनका नाम क्या था? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम की बात थी, तो बेसिस प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस इन्होंने कोर्स दिया था या कोई आ जाता है इंटाइटल्ड, जिसमें इन्होंने इस मॉडल की बात की थी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेशनल मॉडल, रेशनल मॉडल, क्लासिकल मॉडल, किसी के नाम से भी आ जाए तो आपको याद रखना है कि टाइलर ने दिया था। ओके, तो इन्होंने क्या किया कि 4 बेसिक क्वेश्चंस पहले बताए कि व्हाट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव शुड द स्कूल अचीव, ये ध्यान में रखना है। सेकंड, व्हाट लर्निंग एक्सपीरियंस कैन हेल्प अचीव दिस, सबसे पहले कि क्या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स स्कूल को अचीव करने हैं, फिर उसके बेसिस पर क्या लर्निंग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, फिर हाउ टू ऑर्गेनाइज दोज एक्सपीरियंसेस इफेक्टिवली, फिर उन एक्सपीरियंसेस को कैसे हम इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और लास्ट में हाउ टू इवेल्युएट वेदर ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड और नॉट, फिर हमको वो उद्देश्य प्राप्त हुआ है कि नहीं ऑब्जेक्टिव, उसको इवेल्युएट करना। तो इन्होंने 4 क्वेश्चंस बेसिकली रखे थे मॉडल डेवलपमेंट के लिए। एडवांटेज क्या हुआ इसका? प्रोवाइड अ क्लियर फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, फैसिलिटेट अलाइनमेंट बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड असेसमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी एंड एजुकेशन। ठीक है, लेकिन समटाइम्स इट कुड बी टू रिजिड, लीनियर फॉर डायनामिक एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है, लेस एम्फेसिस ऑन लर्नर एक्सपीरियंस एंड नीड, तो फोकस फॉर मोर आउटकम दैट लर्न, तो फोकस यहाँ पर कहाँ था? मोर आउटकम पर, लर्निंग प्रोसेस पे कम था। आउटकम क्या है? ऑब्जेक्टिव से ही स्टार्ट किया ना,
अब नेक्स्ट है एक डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल है, जो डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल भी टाइलर के मॉडल का जो करिकुलम डेवलपमेंट था उसी पर बेस्ड था, डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल। ठीक है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। वन ऑफ द बेस्ट मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट नोन फॉर द स्पेशल अटेंशन टू गिव द प्लानिंग फेज। ठीक है, तो याद रखेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल को बेस्ट मॉडल बोला जाता है, इसने मेन फोकस किया प्लानिंग फेज पर। डिडक्टिव अप्रोच होती है यहाँ पर, इट फॉलोज द रूल कौन सा, जनरल टू स्पेसिफिक। यहाँ पर टॉप डाउन अप्रोच है, मतलब टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, मीन एग्जामिन द नीड ऑफ सोसाइटी, पहले नीड सोसाइटी की नीड को एग्जामिन करेंगे, देन स्पेसिफाई द इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्टिव, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना ऑब्जेक्टिव बनाइए। टाइलर रिकमेंड्स दैट करिकुलम प्लानर आइडेंटिफाई जनरल ऑब्जेक्टिव्स बाय गैदरिंग डेटा। देखिए, तो गैदरिंग डेटा, एक क्वेश्चन भी ऐसा डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल वाला है, तो उसमें भी जो है कि 4 में कौन सा इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर मैंने देखा कि सभी कुछ आ रहा है सिवाय इसके कि वो 1950 में डेवलप हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे वो ऑप्शन ही मैंने रॉन्ग चूज किया है, बताया आपको, इसीलिए इन्होंने 3 मेन सोर्सेज बताए। पहला लर्नर, दूसरा कंटेम्प्रोरी लाइफ आउटसाइड सोसाइटी, मतलब स्कूल मतलब सोसाइटी, और तीसरा सब्जेक्ट मैटर। इन 3 चीज़ों को इन्होंने मेन फोकस करने को बोला है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग न्यूमरस जनरल ऑब्जेक्टिव्स, द प्लानर रिफाइंड देम बाय फिल्टरिंग देम थ्रू 2 स्क्रीन्स। 2 स्क्रीन पर फोकस करेंगे, फिलोसफिकल स्क्रीन और साइकोलॉजिकल स्क्रीन, क्योंकि सोसाइटी को देखना है तो फिलोसफी देखनी पड़ेगी, और लर्नर को देखना है तो साइकोलॉजी देखनी पड़ेगी। ठीक है, इट इज़ अ टॉप डाउन अप्रोच, मतलब जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लोग हैं वो डिज़ाइन करेंगे बेस्ड ऑन सारी सोसाइटी और सब चीज़ों को देखकर, लास्ट में टीचर को इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, टीचर इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये इसका पूरा अप्रोच थी डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल की। स्ट्रेंथ क्या है, क्लियरली स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, अ गुड प्लेस टू बिगिन इन इन्वॉल्व्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर, सिंपली लीनियर अप्रोच। लीनियर अप्रोच का मतलब यही कि सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब हायर टू से लोअर अथॉरिटी, तो एक लाइन में रहेगा, इसलिए लीनियर अप्रोच बोलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर, क्रिटिसिज्म भी इसके कुछ होते हैं, ऑब्वियसली पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा। नैरोली इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्टिव डिफिकल्टी एंड टाइम कंज्यूमिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स। तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ये हो जाता है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से स्टार्ट होता है ना, तो एक टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। करिकुलम प्रॉब्लम सॉल्विंग वैल्यू एक्वायरिंग प्रोसेस कैन नॉट बी प्लेनली डिक्लेयर्ड इन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। तो कहीं ना कहीं जाके ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है या वैल्यू है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर जाती है ना, क्योंकि इतने बड़े डेटा को गैदर करके उस पर किस तरीके से काम करना है, तो वो कहीं ना कहीं बिहेवियर जो चेंजेस होने हैं उसके ऑब्जेक्टिव को इग्नोर हो जाता है। इट बिलीव्स दैट एडमिनिस्ट्रेशन शुड डिजाइन द करिकुलम एंड टीचर शुड इम्प्लीमेंट। ओके, टीचर शुड इम्प्लीमेंट मीन्स इट फॉलोज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, ये भी याद रखना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट 4 क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्या है, एजुकेशनल गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना, फिर लर्निंग और एक्सपीरियंस और एजुकेशनल एक्सपीरियंस को सेलेक्ट करना, फिर ऑर्गेनाइज करना लर्निंग एक्सपीरियंस को, लास्ट में वह एवेल्युएट करना अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ओके, तो यहाँ पर जितना इंपॉर्टेंट था पॉइंट डिस्कस हो गया। नेक्स्ट आता है ग्रास रूट मॉडल, इसको हिल्डा टावर मॉडल भी बोलते हैं। हिल्डा टावर ने दिया था 1962 में। हिल्डा टावर रिटन बुक टाइटल करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये बुक का नाम आ जाए तो भी याद रखना है। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रास रूट मॉडल वाइज प्रोवाइडर, ये बता ही दिया हमने। शी बिलीव दैट द टीचर हु टीच द करिकुलम शुड पार्टिसिपेट इन इट्स डेवलपमेंट। इनके अकॉर्डिंग टीचर को जो करिकुलम को इम्प्लीमेंट करता है उसको डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जबकि डिमॉन्स्ट्रेशन और टाइलर के मॉडल में ऐसा नहीं था। According to her, curriculum can be successfully implemented only if the teachers have been intimately involved in the construction and development process. Not only professional personnel, students, parents, and student and other lay members of the community must be included in the curriculum planning. स्टूडेंट्स, पेरेंट और इनके अकॉर्डिंग तो स्टूडेंट को भी कहीं ना कहीं जो कम्युनिटी में है उनको भी इसमें शामिल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बेसिकली इनका फोकस था टीचर के लिए। शी एडवोकेटेड इंडक्टिव अप्रोच, याद रखना है इंडक्टिव अप्रोच, स्पेसिफिक टू जनरल, नोन टू अननोन। ठीक है, 7 स्टेप्स इन्होंने दिए हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मॉडल भी बोलते हैं इसको, नाम याद रखिएगा, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मॉडल भी बोलते हैं हिल्डा टावर के मॉडल को। इसीलिए एक जगह पे आया भी है करिकुलम मॉडल इवैल्यूएशन वाला, तो वहाँ पे हिल्डा टावर का नाम है, इजी नोट्स में।
बॉटम अप अप्रोच रहती है। 7 स्टेप्स को याद कर लीजिए। डायग्नोसिस ऑफ लर्नर्स नीड, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड इवैल्यूएशन एंड रिवीजन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सबसे पहले नीड को डायग्नोस करना, फिर ऑब्जेक्टिव का बनाना उसके अकॉर्डिंग, फिर कंटेंट को सिलेक्ट करना, फिर उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना, फिर उस ऑर्गेनाइज कंटेंट के थ्रू लर्निंग एक्सपीरियंस को सेलेक्ट करना, फिर उन लर्निंग एक्सपीरियंस को भी ऑर्गेनाइज करेंगे। देन लास्ट में इवेल्युएट करेंगे कि जो भी करिकुलम को हमने का मॉडल तैयार किया है इज इट वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। ओके, एडवांटेज क्या है? इट इन्वॉल्व्स टीचर्स डायरेक्टली इन द करिकुलम प्लानिंग, emphasize student need, flexible and realistic, time consuming, requires teacher training, may lack national uniformity। देखिए टीचर ट्रेनिंग तो इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि टीचर्स में भी तो उतनी लेवल के का नॉलेज है होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब तो वो करिकुलम डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जैसा कि होता है करिकुलम डेवलपमेंट के लिए जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो टीचर्स हैं, उनसे राय ली जाती है। नेक्स्ट आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। तो ये नॉट डेवलपर इसका कोई एक नहीं माने जाते हैं, यूज्ड वाइडली बाय गवर्नमेंट एंड बोर्ड्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल भी एक तरह का मॉडल है। टॉप डाउन मॉडल अगेन ये है, एडमिनिस्ट्रेशन से ही इसमें में काम होता है। करिकुलम डिसीजन मेड बाय टॉप अथॉरिटीज, एक्सपर्ट, ये सेम ही चीज़ है, समझ में आ गया होगा। सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज, ईजियर टू मैनेज। Teacher have no voice, may not address local learner needs, become bureaucratic, sometimes it become bureaucratic। ठीक है, नाउ आता है सेलर्स, अलेक्जेंडर एंड लुइस मॉडल। ये है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस डेवलपमेंटल, दोनों तरह के मॉडल पर आता है। नाम याद रखना है, सेलर्स, विलियम, ये इनका। ठीक है, 1981 में इन्होंने दिया था। They discussed evaluate lesson plan in terms of how ends and mean relate to one another, how important facts and figures are paid attention to, and how activities and procedure flow from start to finish। तो इन्होंने इस तरह से पूरा डिस्कस किया था, लेसन प्लान को इवेल्युएट किया कि कैसे चीज़ें स्टार्टिंग से एंडिंग तक वर्क करती हैं। ठीक है, इन्होंने 4 स्टेजेस की बात की थी। देयर कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस कंप्राइजेस 4 स्टेजेस। फॉर्मुलेटेड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, क्रिएट करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन मतलब इंस्ट्रक्शन प्लान, करिकुलम इवेलुएशन प्रोसीजर। ठीक है, तो इस तरीके से इस 4 चीज़ों पे इन्होंने बात की थी, 4 फेजेस पे। द एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज अ टॉप डाउन अप्रोच। अगेन याद रखना है, टॉप डाउन अप्रोच है। इन दिस मॉडल द मेजर डिसीजन रिलेटेड टू करिकुलम लाइक व्हाट शुड बी टॉट, हाउ इट शुड बी टॉट, बाय होम शुड बी मेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव और पीपल ऑफ हायर अथॉरिटीज। ठीक है, टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द फर्दर प्रोसेस। अब टीचर के इनके अकॉर्डिंग टीचर को क्या था, गोल शुड बी डिटरमाइंड ऑन द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। मतलब इनके अकॉर्डिंग क्या था कि टीचर जो है बाकी इम्प्लीमेंटेशन करेगा, लेकिन जो है आपका जो करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर होगा। इनके अकॉर्डिंग ये था। ठीक है, तो टीचर इम्प्लीमेंट करेगा। गोल्स किसके अकॉर्डिंग डिसाइड किए, सोसाइटी की नीड पर, लर्नर की नीड पर, और टाइप ऑफ नॉलेज। इन तीनों को याद रखना है। एडवांटेज देख लेते हैं। हेल्पफुल टू ऑब्टेन डेफिनेट ऑब्जेक्टिव, इट इज़ वेरी सिस्टमैटिक, इट रिक्वायर्स लेस टाइम टू मेक डिसीजन, फुल ऑफ यूटिलिटी, चाइल्ड सेंटर्ड, हेल्प इन रनिंग एजुकेशनल प्रोसेस। लेकिन मोर टाइम टेकिंग, लैक ऑफ प्रॉपर कोऑपरेशन, लैक ऑफ डेमोक्रेटिक, समटाइम डेमोक्रेटिक अप्रोच जो है वो लैक कर जाती है। एक्सेसिव वर्कलोड ऑन टीचर, और टीचर पर इसके लिए वजह से एक्सेसिव वर्कलोड भी पड़ जाता है। एक मॉडल आपके टॉपिक में नहीं था, आपका जो यूनिट है, लेकिन एक क्वेश्चन आ रहा है सरन मॉडल करके। ठीक है, तो उसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस कर देती हूँ। सरन मॉडल को सरन ने ही डेवलप किया था 1976 में। ठीक है, और ये सिस्टम एनालिसिस की अप्रोच पर ही काम कर रहा था। सिस्टम एनालिसिस की अप्रोच थी। तो सिस्टम एनालिसिस अप्रोच क्या थी जो हमने डिस्कस की थी अभी? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, जो सिस्टम एनालिसिस वाली अप्रोच थी उस पर ही सरन मॉडल का ने काम किया था, उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इतना ही इसमें बताना है, बाकी तो क्लियर है। चलिए, लास्ट यूनिट बची है आपकी, यूनिट 4।
इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन करिकुलम डेवलपमेंट, इसको भी देख लेते हैं। स्टेप्स ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग, अगेन सेम ही है, बहुत कुछ इसमें भी सिमिलर होगा। अगर आपने अभी तक सब समझा है तो यहाँ से भी आपको चीज़ें और आसान हो जाएंगी। करिकुलम डेवलपमेंट इज अ साइंटिफिक अप्रोच, इन्वॉल्व सिस्टमैटिक थ्योरी फॉर बिल्डिंग अप suitable curriculum. It also make a matter of taking various designs and about the objectives and about the content, learning experiences and about the evaluation process, same ही है, ठीक है। फॉलोइंग स्टेप्स करिकुलम डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए फॉलोइंग स्टेप्स है, सिलेक्शन ऑफ गोल्स वही सेम चीज़ है, फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस, फिर कंटेंट सिलेक्शन मीन्स नॉलेज एंड स्किल मैट्रिक्स, द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग कंटेंट, ये सारे क्राइटेरिया होते हैं सेलेक्टिंग कंटेंट के, ध्यान में रखने हैं। अगर कुछ भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं जो लास्ट ईयर काफ़ी आए हैं तो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ओके। सिग्निफिकेंस टू एन ऑर्गेनाइज्ड फील्ड ऑफ नॉलेज, कंटेंट के लिए रेलेवेंसी ऑफ द सब्जेक्ट टू द प्रेजेंट सिचुएशन एंड द स्टेटस ऑफ द नॉलेज, यूटिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट कंटेंट, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंटेंट सिलेक्शन के लिए मैटर करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कंटेंट, कोर्स डेवलपमेंट, कंटेंट एंड लर्निंग और ऑर्गेनाइजेशन टू रिलेशन। अब देखिए कंटेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दो तरीके से होता है, एक वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड कंटेंट ओवर अ टाइम सीक्वेंस असेस क्लास इन द सेम सब्जेक्ट इस वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, ऐसा होता है। तो अब लर्निंग एक्सपीरियंस कंटेंट ओवर ए टाइम सीक्वेंस असेस क्लास इन द सेम सब्जेक्ट, क्लासेस इन द सेम सब्जेक्ट। तो जो मैंने डिस्कस किया था कि तो वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया है कि जब एक वही जो हमने बात करी थी कि पहले हमने कुछ एक टॉपिक के बारे में बताया, फिर उसका नेक्स्ट लेवल का थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस वर्जन नेक्स्ट क्लास में बताया, फिर और ज़्यादा एडवांस वर्जन नेक्स्ट क्लास में बताया, तो वो हो जाता है हमारा वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसको इस तरीके से मानेंगे, लेवल जहाँ पर बढ़ता चला जाए, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन अकर्स व्हेन द लर्निंग इन वन सब्जेक्ट इनहेंस द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स इन अदर सब्जेक्ट। जो हमारा इंटीग्रेटेड विधि होती है, इंटीग्रेशन अप्रोच देख रहे हैं ना, तो यहीं पर बात करते हैं इंटीग्रेटेड की, कि एक सब्जेक्ट से ही दूसरे सब्जेक्ट में सेम क्लास में उसी क्लास में ही हेल्प मिलनी चाहिए, तो वो हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। लेकिन एक क्लास से फिर नेक्स्ट क्लास में जाने को बोलते हैं वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटेजीज ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन की क्या स्ट्रेटेजीज हैं, इस पर भी पहले भी बात हो चुकी है। प्री इम्प्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन, जिसे मैक्रो लेवल पे भी बोलते हैं, दूसरा फॉर्मेटिव, तीसरा समेटेटिव। जैसा कि हमारा करिकुलर फ्रेमवर्क 1988, 99, 2000, 2005 में ऑलरेडी हुआ है, ये हमारा डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी। फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चनायर, सर्वेज, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, टेस्टिंग, प्रोजेक्ट्स, समेटेटिव असेसमेंट, प्रोजेक्ट समेटेटिव, मोटिवेट स्टडी, ये सब, ठीक है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एवल्यूशन टू ब्रिंग द क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन। ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। टाइप्स ऑफ करिकुलम में एक आता है सेंट्रलाइज्ड करिकुलम और एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड। अब हम इसको भी ध्यान से समझ लेते हैं। अ सेंट्रलाइज्ड करिकुलम इज वन दैट इज प्लान्ड एंड डेवलप्ड एट अ सेंटर अथॉरिटी, ठीक है, usually by Ministry of Education or a National Education Board, is uniformly implemented across all schools in a region or country, ठीक है। A centralized curriculum is one where decision regarding curriculum planning, implementation, evaluation are made by central authority without much input local institution। हिल्डा टाबा ने ये बात कही थी। It follows a top-down approach, which means that it is development by higher authority or implemented by schools and teachers, ठीक है। The central bodies, ये सब समझ में आ गया है। हिल्डा टाबा ने ये बात कही थी, लेकिन वो सपोर्टर डिसेंट्रलाइज करिकुलम की थी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग टॉप डाउन नहीं बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए, ओके। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा मैं कि यहाँ पर हमने पढ़ लिया तो उसके अकॉर्डिंग वो वाला पॉइंट। मेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइज करिकुलम, यूनिफॉर्म होगा क्योंकि सभी पूरी ऑल ओवर कंट्री में एक जैसा ही होगा। इसके ईजियर टू स्टैंडर्डाइज असेसमेंट एंड एग्जाम हो जाएगा, ईजी हो जाएगा असेसमेंट और एग्जाम करवाना। प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड कॉमन वैल्यू, सेंट्रलाइज फंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें आप ऑलरेडी समझ जाएंगे। Similarly, decentralized curriculum is designed and modified locally. Local किया था, giving more power to school teachers, local education authorities. Okay, definition decentralized पे किसने दी है, जॉन डेवी की एक definition पूछी गई थी। Decentralized curriculum refers to the educational planning, content creation at the grassroots level.
ठीक है, और हिल्ला टावा का मॉडल भी ग्रास रूट मॉडल था, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये कहानी कही है जॉन डेवी ने, ये स्टेटमेंट दिया है, वे टीचर्स एंड कम्युनिटीज पार्टिसिपेट इन शेपिंग थॉट। ओके, मेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, मीट्स लोकल नीड्स एंड कम्युनिटी रेलिवेंस, बाकी टीचर क्रिएटिविटी, ऑटोनॉमी, ये सारी चीज़ें आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ऑलरेडी इतना डिस्कशन हो चुका है। नाउ कमिंग टू द इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, एक टॉपिक है इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। इंफॉर्मेशन ओवरलोड फॉर एक्सप्लोजन इज द एक्ट ऑफ लर्निंग सो मच दैट हिंडरिंग यू फ्रॉम टेकिंग एक्शन। द मोस्ट कॉमन ऐसा होता है कि जब भी आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है तो चीज़ें डिसीजन लेना आसान हो जाता है, लेकिन इतना इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हो जाता है तो आपको कहीं ना कहीं वो एक्शन को करने में, टास्क को परफॉर्म करने में हिंडर हो जाता है, रुकावट पैदा करता है। द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ इंफॉर्मेशन लोड इज एनालिसिस पैरालिसिस। इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई है कि इंसान डिसीजन लेने लायक ही नहीं रह गया है, आप ऐसा समझ सकते हैं। in which we get so much information about something we cannot decide which decision is the best one to take. Okay, तो इससे the term information overload सबसे पहले किसने coined किया था, बर्ट्रैम ग्रॉस ने in 1964. It was popular raised by Alvin Toffler in his book का नाम याद रखना, फ्यूचर शॉक, in 1970. Information overload is the overwhelming flood of information, Alvin Toffler. तो ये नाम याद कर लीजिएगा, डेट्स याद कर लीजिएगा, मे भी पूछी जा सकती है। Information overload occurs when the amount of input to a system exceeds its processing capacity. इसको बोलते हैं ग्रॉस ने बोला था, ये डेफिनेशन दी थी, ठीक है। कॉज तो सभी को पता है, एक्सेसिव डेटा एबिलिटी, कांस्टेंट कनेक्टिविटी, लैक ऑफ फिल्टरिंग टूल्स, मल्टीटास्किंग डिमांड्स, फास्ट पेस्ड अपडेट्स, पुअर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा और फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये सारी चीज़ें तो कॉमन हैं, आपको समझ में आ ही जाएंगी। इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं भाई, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, डिसीजन पैरालिसिस, मेंटल फैटिग्यू, रिड्यूस फोकस, इंक्रीज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, पुअर मेमोरी रिटेंशन एंड लोअर क्वालिटी ऑफ वर्क। तो दीज आर द फैक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जो आजकल के ज़माने में सबसे ही ज़्यादा हो रहा है। हर समय इंसान इतना ज़्यादा ओवरलोडेड है इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन तो सही है, उसमें भी फैक्ट्स एंड फिगर कम है, और ऑल द मतलब मिथ्स भी बहुत सारे अब क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं स्ट्रैटेजी क्या है कोप अप करने की। Prioritize information, set information boundaries, use digital tools, practice mindful consumption, limit multitasking, take breaks and develop critical thinking। ठीक है, तो इसमें सारी टर्मिनोलॉजी तो ईजी है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये सारे टर्म कॉमन है, इनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। ऑलरेडी आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो गया है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में ICT बोलते हैं इसको। ये सारी चीज़ें, द रोल इज यूनिफाइड कम्युनिकेशन, द इंटीग्रेशन ऑफ टेली कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर्स। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेली कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट द रोल ऑफ यूनिफाइड कम्युनिकेशन इन द एंड द इंटीग्रेशन। ठीक है, द कंप्यूटर एज वेल एज नेसेसरी इंटरप्राइजेस, सॉफ्टवेयर, माइल्डवेयर, स्टोरेज, ऑडियो विजुअल, दैट ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है। ICT इज़ अ ब्रॉडर टर्म दैट इंक्लूड्स ऑल कम्युनिकेशन, सेल फोन, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर अलॉन्ग विद सैटेलाइट सिस्टम्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ICT में आती हैं। वेरियस सर्विसेज अप्लायंसेज सच एज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑल्सो इंक्लूडेड इन ICT। Broad subject concept or evolving, it cover any product that will store, drive, manipulate, transmit, exploit information electronically in digital। तो बेसिकली ICT क्या है, कोई भी प्रोडक्ट जो स्टोर कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिकली इन द डिजिटल फॉर्म, दैट इज ICT। ओके, अम्ब्रेला टर्म फॉर कम्युनिकेशनल डिवाइसेस, तो एक अम्ब्रेला टर्म है ICT। ऑब्जेक्टिव्स तो सब आप सबको पता ही है, इन्हांसिंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, इंप्रूव एक्सेस टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन, डिजिटल लिटरेसी, इनोवेटिव क्रिएटिव, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन। ओके, सो इट ऑल आर एक्सप्लेन्ड। स्कोप एंड फंक्शन भी बहुत ही ईजी है, ठीक है, सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस्ड है। इम्पैक्ट ऑफ ICT ऑन वर्क एंड सोशलाइजिंग, अगेन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रिमोट वर्क कर रहे हैं आजकल लोग, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, रहते कहीं हैं, काम कहीं से करते हैं। एनहांस कोलैबोरेशन, टूल्स लाइक स्लैक, जूम, ऑटोमेटेड रिपीटेटिव टास्क, कनेक्ट पीपल ग्लोबली वाया सोशल मीडिया। तो ये सारी चीज़ें तो अब अपने इतना ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है।
Need of ICT in teaching and learning in and outside classroom. In classroom, interactive whiteboards, projectors, स्मार्ट क्लासेस होती हैं, ई बुक्स हो गई हैं, डिजिटल असाइनमेंट होते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट होते हैं, और आउटसाइड क्लासरूम में एट होम पे क्या है, गूगल क्लासरूम के थ्रू ऑनलाइन सारी क्लासेस ही हो गई हमारे कोविड टाइम में। तो अब वहाँ भी ICT का काम हो रहा है। लर्निंग एप्स एंड वीडियोज़ हैं, बच्चे आजकल वीडियोज़ के थ्रू भी सीख रहे हैं। अब जैसे आप ही है इस वीडियो के थ्रू टीचिंग कर रहे हैं, कॉलेज तो नहीं गए हैं। तो सिमिलरली ICT इन हेल्थ केयर में भी बहुत इंपॉर्टेंस रख रही है। वो सब चीज़ें आपको आती हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट, improved access to education, enhance operation of education organizations, communication, classical response, enhance security। तो ये सारी चीज़ें जनरल टॉपिक है। नेगेटिव क्या है, डिजिटल डिवाइड, प्राइवेसी इश्यूज, साइबर क्राइम, सोशल आइसोलेशन, एडिक्शन, हेल्थ इश्यूज एंड लॉस ऑफ जॉब्स। ठीक है, तो सिंस इतना ज़्यादा AI का ज़माना आ गया है कि सुन रहे हैं कि आगे जाके लोगों को जॉब्स में मतलब लॉस हो जाएगा। अभी भी बहुत सारे कई जगह पे ले ऑफ होता है, तो वो सारी चीज़ें तो इम्पैक्ट धीमे धीमे पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, लिबरल एजुकेशन। लिबरल एजुकेशन इज एन अप्रोच टू लर्निंग दैट एम्पावर इंडिविजुअल विथ ब्रॉड नॉलेज, ट्रांसफरेबल स्किल्स, अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वैल्यूज, एथिक्स एंड सिविक एंगेजमेंट। ठीक है, लिबरल एजुकेशन एक टॉपिक है आपके में, इसलिए इसको डिस्कस करना भी ज़रूरी है। लिबरल मतलब उदारवादी एजुकेशन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उसको। रैदर देन फोकसिंग सोलली एंड टेक्निकल पर्सनल प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लिबरल एजुकेशन एम्फेसाइज क्रिटिकल थिंकिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ठीक है, तो इतना डिस्कस किया है कि अच्छा ये इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन वोकेशनल एजुकेशन। याद रखिएगा ये वोकेशनल नहीं है, क्योंकि ये टोटली सब्जेक्ट सेंटर्ड नहीं है ना। ये क्रिटिकल थिंकिंग को, लाइफ लाइक एक्सपीरियंसेस को, उसको डेवलप करना, तो ये कहीं ना कहीं नॉन वोकेशनल एजुकेशन पे आ जाएगी। डेफिनेशन, लिबरल एजुकेशन इज अ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन दैट ब्रॉडन इंटेलेक्चुअल हॉराइजन, सो often through studies of humanities, arts, science, social sciences, encourages critical thinking, independent thinking, ethical reasoning। ठीक है, in 1937 महात्मा गांधी invented the basic education system to make education self-supporting instead of being dependent on the state government। नीड क्या थी लिबरल एजुकेशन की, होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी इन करियर पाथ्स, civic responsibility, innovation and leadership, lifelong learning। स्कोप्स क्या है इसमें, मॉरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड नेशन गवर्नेंस एंड सिटीजनशिप। तो ठीक है, ये ऑल टर्म बहुत इजी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा। एक टर्म और है, टॉपिक है यूटिलिटेरियन एजुकेशन, इस पर भी क्वेश्चंस हैं। यूटिलिटेरियन का मतलब होता है यूटिलिटी, विच मीन्स यूजफुल अलोन। Utilitarianism is a tradition of ethical philosophy that is associated with German Bentham and John Stuart Mill। ठीक है, इनका टर्म इन्होंने यूज़ किया था इस टर्म को, मतलब यूटिलिटी के अकॉर्डिंग एजुकेशन। Utilitarian education is an approach to learning that focus on practical knowledge, skills that directly useful for employment। जैसे इससे पहले लिबरल वाली क्या थी, वो मॉरल वैल्यूज़ और उन सब पे ज़्यादा फोकस थी उसको, लेकिन वोकेशंस पे उतना नहीं थी। लेकिन ये यूटिलिटी के अकॉर्डिंग है, तो ये एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी और डे टू डे लाइफ पर फोकस है। इट एम्फेसाइज यूटिलिटी मीनिंग द यूजफुलनेस ऑफ एजुकेशन इन रियल वर्ल्ड। ठीक है, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन की ज़रूरत भी नहीं है, आपको टर्म समझ में आ जाना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ब्रिजेस गैप बिटवीन एजुकेशन एंड जॉब मार्केट, टाइम एंड कॉस्ट एफिशिएंसी, प्रमोट सेल्फ रिलायंसेस एंड प्रैक्टिकल रेलेवेंसी। ठीक है, while liberal education develop the mind and character, utilitarian education equips individuals with the tools to earn living and contribute economically। तो अभी समझ में टर्म आ गया होगा। ठीक है, अब एक टॉपिक और है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। ये आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी सेमेस्टर 2 में अच्छे से, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, CAI। कंप्यूटर्स के थ्रू जो भी आपका क्लासरूम ये लेक्चर्स हो रहे हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आप हो रहा है, इंटरैक्टिव एक्टिविटीज, ट्यूटोरियल, ड्रिल्स, क्विजेस, उसको कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन बोलेंगे। यूज ऑफ कंप्यूटर टू डिलीवर पार्ट ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शन टू लर्नर। ओके, एक और है कंप्यूटर बेस्ड
इंस्ट्रक्शन, तो याद कर लीजिएगा, मे बी फुल फॉर्म ही पूछ दे। कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन रिफर टू अ टीचिंग दैट इज डिलीवर्ड इंटायरली थ्रू अ कंप्यूटर ऑफन विदाउट अ ह्यूमन टीचर प्रेजेंट। ओके, तो इट इज़ यूजली फुल लेसन्स, इंस्ट्रक्शन, कंटेंट, एक्सरसाइज, असेसमेंट। तो यहाँ पर जैसे कि ऑनलाइन कोर्स इन पाइथन लर्निंग ऑन प्लेटफॉर्म लाइक यूडमी वेयर द लर्नर स्टडीज वाया वीडियो लेक्चर्स, कोडिंग एक्सरसाइज, क्विजेज ऑल ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर इनरिच इंस्ट्रक्शन भी आ जाता है। CEI रिफर्स टू यूजिंग कंप्यूटर टू इनहेंस, इनरिच करना, इनहेंस करना, टू सपोर्ट करना ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन को रैदर देन रिप्लेस, रिप्लेस नहीं करना है, उसको सपोर्ट करना है। एग्जाम्पल, इन साइंस क्लास स्टूडेंट यूज सिमुलेशन सॉफ्टवेयर टू ऑब्जर्व वर्चुअल केमिकल रिएक्शन दैट कैन बी परफॉर्म सेफली इन द, कैन नॉट परफॉर्म सेफली इन द क्लासरूम। मतलब ऐसा कुछ जो प्रैक्टिकली हम लोग नहीं दिखा पा रहे हैं क्लासरूम में, तो उसको वीडियोज़ के थ्रू दिखा देना। ओके, तो उसे बोलेंगे इनरिच्ड करिकुलम इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर इनरिच्ड इंस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट आता है मल्टीमीडिया अप्रोच। अगेन ये टॉपिक डिस्कस्ड है। मल्टीमीडिया अप्रोच इज एजुकेशन रिफर्स टू द यूज ऑफ मल्टीपल फॉर्म ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी टू एनहांस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कंबाइनिंग टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन समटाइम्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं। एक आ जाता है टॉपिक एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट एजुकेशन इज डायरेक्टेड towards strengthening respect of human rights and fundamental freedom, full development of human personality and sense of dignity, promotion of social gender equality, understanding and tolerance. Okay, 10th December 1948 में इंटरनेशनल स्टेटमेंट ऑफ दीज राइट्स वॉज अडॉप्टेड बाई जनरल असेंबली। हो सकता है ये डेट्स एंड ऑल पूछ दी जाए, इसीलिए 10 दिसंबर इज़ अ ह्यूमन राइट्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इन दिसंबर 1994 जनरल असेंबली प्रोक्लेम्ड 1995 टू 2004 एज अ यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ ह्यूमन राइट एजुकेशन। ओके, तो 94 में बताया गया था कि 10 साल का पूरा जो टर्नओवर है उसको बताया गया कि ह्यूमन नेशन डिकेड्स ऑफ ह्यूमन यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन। ओके, it is a universal declaration of human rights. United Nations is endeavor to teach the people of the common language humanity. इसमें ऐसा कुछ नहीं है। द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और 1993 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट अडॉप्ट किया गया था, ये याद रखिएगा डेट। लास्ट आता है करिकुलम सपोर्टेड मटेरियल में टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, टीचर गाइड्स, ऑडियो वीडियो एड्स, चार्ट्स, मॉडल्स, ये सारी चीज़ें तो पता ही हैं आपको। ये टॉपिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अलाइंड विद द करिकुलम, लर्नर सेंटर्ड, इंटरेक्टिव, एंगेजिंग, एज अप्रोप्रिएट, लेवल प्रियोट, इंक्लूसिव, फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल, अप टू डेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, देखिए ये सारी चीज़ें जब हम डिस्कस कर लेते हैं ना, तो वहाँ पर जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाता है करना, क्योंकि दिमाग के सामने से, आपके सामने से एक बार चीज़ें निकल गई सारी तो आपको याद रहेंगी। प्रिंसिपल इन प्रिपेयरिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, करिकुलम के साथ रिलेवेंट होना चाहिए, पेडागोजिकल साउंडनेस होनी चाहिए उन इंस्ट्रक्शंस में, जिसके थ्रू वो पेडागोजीज हमारी अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शंस दिया जा सके। कल्चरल सेंसिटिविटी होनी चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इवेल्युएशन एंड फीडबैक करा जा सके उनका, और कॉस्टिव एंड इफेक्टिव एसेसिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ करिकुलम सपोर्ट मटेरियल क्या है, साइंस टेक्स्ट बुक अलाइन विद नेशनल करिकुलम स्टैंडर्ड, मैथ प्रैक्टिस, टीचर मैनुअल, तो ये सारी चीज़ें, डिजिटल प्रेजेंटेशन, वीडियोस, एजुकेशनल गेम्स, फ्लैश कार्ड, चार्ट, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता हैं। लास्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, काउंसिल, कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल इन्वॉल्व। करिकुलम डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल करिकुलम अथॉरिटी सेट्स स्टैंडर्ड, अप्रूव्स मटेरियल्स, NCERT इन इंडिया और स्टेट बोर्ड। टेक्स्ट बुक बोर्ड्स, पब्लिकेशन कमिटीज़ भी होती हैं। अच्छा, काउंसिल, कमिटी एंड इंडिविजुअल इन्वॉल्व में आएगा करिकुलम डेवलपमेंट काउंसिल या नेशनल करिकुलम अथॉरिटी जैसे NCERT। टेक्स्ट बुक बोर्ड्स एंड पब्लिकेशन कमिटीज़ भी होती हैं, और साथ में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स और एजुकेशनिस्ट भी, इन सबको इन्वॉल्व किया जाता है करिकुलम डेवलपमेंट के लिए। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर्स भी होते हैं जिनको करिकुलम डिज़ाइन फैसिलिटेटर बोलते हैं, CDF, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं इन्वॉल्व होती हैं करिकुलम को डेवलप करने के लिए। प्लेस ऑफ मॉरल एजुकेशन इन करिकुलम, मॉरल एजुकेशन इज अम्ब्रेला टर्म टू क्वाइट
different task. First, which might better is called moral socialization training in the task of nurturing children, और दूसरा to provide a student the intellectual sources that enable make them to inform responsible judgment about difficult matters of moral importance. मॉरल एजुकेशन प्रोग्राम कवर्स 4 पिलर्स कैरेक्टरिस्टिक मॉरलिटी, ये हमने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी सेकंड में, वहीं से देखेंगे. मॉरल कम्स फ्रॉम लैटिन रूट वर्ड मॉस और मॉरिस विच मीन्स द कोड और कस्टम ऑफ अ पीपल. ठीक है, इसके अलावा क्या है, कोठारी कमीशन 1964 सजेस्टेड एन ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट शुड बी मेड फॉर इम्पार्टिंग अ मॉरल एजुकेशन. इन्होंने इस पे बात की थी मॉरल एजुकेशन पर. NCF 2005 and developed by NCERT which set the guidelines and direction for the development of syllabus and textbook. Emphasize on ethical development, inculcating the values, attitudes, skills such as human rights, justice, tolerance, cooperation. ठीक है, एक ये टर्म याद रखेंगे, UGC has launched a policy framework on 25th March 2022. और क्या था वो, मूल्य प्रवाह गाइडलाइंस फॉर इनकलकेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. ये यूजीसी ने लॉन्च किया है, मूल्य प्रवाह. ठीक है, NEP 2020 ऑल्सो प्रोवाइड एथिकल रीजनिंग, ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज एंड बेसिक ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. ठीक है, प्लेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन. A German philosopher Friedrich Nietzsche is said to have used the values first in. वैल्यू का सबसे पहला 1880 में जनरल फिलोसफर फ्रेडरिक ने किया था. ठीक है, वैल्यूज आर द आइडियल बिलीव्स और नॉर्म्स विच इज अ सोसाइटी ऑन द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ ए सोसाइटी मेंबर्स होल्ड. वैल्यूज होती बेसिकली क्या है, वो बिलीव्स या आइडियल्स जिनको लार्ज सोसाइटी मेंबर्स ग्रुप में लोग फॉलो करते हैं, मानते हैं. According to C.V. Good, value education is the aggregate of all the process by means of which a person develops ability and other form of behavior of the positive values in the society in which he lives. ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, दिमाग में रखनी है आपको. कंपोनेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन में करेक्टर, हेल्थ और एनवायरमेंटल एजुकेशन आता है. The major recommendations of the human values given by different community. The Religious Education Committee 1946 ने भी बात की. University Education Commission 1948-49 राधाकृष्णन वाला. Secondary Education Commission 1952-53 मुदालियर. Committee on Religious and Moral Education 1952. ये ईयर्स और ये नाम याद कर लीजिएगा, मैं भी पूछा जाए. The Education Commission कोठारी कमीशन 1964-66 on Education Policy NPA 86 and 92. चवान कमेटी 1999. इन सब ने मेजर रिकमेंडेशन दिए हैं वैल्यू एजुकेशन के ऊपर. इसके अलावा नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन, मॉरल डिक्लाइन इन सोसाइटी, होलिस्टिक डेवलपमेंट, बिल्डिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, प्रमोट सोशल हार्मोनी, गाइडेंस इन डिसीजन मेकिंग एंड मेंटल वेलबींग. तो ये सारी चीज़ें तो हम सबको पता ही हैं. आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलप मॉरल रीजनिंग. जो हमारे सर नीड है वही हमारा ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, नेचर क्या है वैल्यू एजुकेशन का, यूनिवर्सल ह्यूमनिस्टिक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कॉन्टेक्चुअल, इंटीग्रेटेड, एक्सपेरिमेंटल एंड डेवलपमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर इस शॉर्ट नोट्स के थ्रू मैंने आपको सारे जितना आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट्स में दिए हुए हैं सबको समझाने की कोशिश की है. आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं. एक दो बार इनको रिपीट करके स्पीड तेज करके देख लीजिएगा. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर 3.